नमस्कार साथियों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं अनुपात समानुपात पर आधारित मिश्रण के कुछ प्रश्नों की। और ध्यान दीजिए, जो एलिगेशन है आपका मिश्रण है और जो अनुपात पर, आपने देखा होगा कि जो मिश्रण के प्रश्न होते हैं हमारे, वे प्रतिशत पर भी आधारित होते हैं, साधारण ब्याज पर भी आधारित हैं, अनुपात पर भी आधारित हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई पार्ट है तो वो अनुपात पर आधारित मिश्रण के प्रश्न हुआ करते हैं। तो वो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए, आप सभी से एक बार निवेदन फिर से रहेगा कि आप अपने साथियों को और आप खुद यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आप उनको प्रेरित करें। चलिए सर, हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से, 50 रुपए प्रति किलोग्राम और 70 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को किस अनुपात में मिलाना होगा कि मिश्रण का मूल्य 57.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। चलिए सर, हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है उसको ध्यान देना। हमारे पास में दो अलग अलग प्रकार की क्वालिटी है, दो अलग अलग प्रकार के चावल हैं, जिसमें से एक चावल आपका 50 रुपए किलो के भाव का है, दूसरा चावल 70 रुपए किलो के भाव का है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए किस अनुपात में मिलाना है, क्योंकि यहां पर भी दो अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज आपके दिमाग में आने वाली है। एक किस अनुपात में मिलाना, जो कि आपका बीच की लाइन के अंदर शब्द आने वाला है, यानी कि मिलाने का अनुपात आपको ज्ञात करना है। और जो हमारा प्रश्न कह रहा है मिश्रण का मूल्य, और मिश्रण के मूल्य का मतलब होता है हमेशा उसकी कॉस्टिंग से होता है, क्रय मूल्य से हुआ करता है। तब आपको करना क्या होगा उसको ध्यान दीजिए। दो क्वालिटी, एक तरफ 50 लिखेंगे, दूसरी तरफ 70 लिखेंगे, और मिश्रण का मूल्य कितना 57.50 इस प्रकार से लिखेंगे। और मेरा निवेदन फिर से आपसे रहेगा कि 57.50 ये नो डाउट 50 और 70 के बीच का एक अंक होगा, संख्या होगी इसके बीच के अंदर की। और यह जो आपका प्रश्न होगा वो मिश्रण का मूल्य होगा। और मिश्रण के मूल्य का अभिप्राय आपके दिमाग में सीधा सीधा आना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य यानी मिश्रण का यह क्रय मूल्य है। तिरछा घटाएंगे सर, बड़े में से छोटा घटाना है, किसी भी क्रम में आप आगे पीछे रख सकते हैं। और ये चूंकि इन दोनों के बीच का फिगर है तो 57.50 एक से छोटा और दूसरे से बड़ा होगा। जैसे 57.50 50 से बड़ा है और 70 से ये छोटा है, तो तिरछा घटाना है आपको, और तिरछा घटाते हुए आपको अनुपात लेना है। तो चलिए मैं इसको तिरछा घटाता हूँ। देखिए 57.50 में से 50 चला गया तो 7.50। इसी प्रकार से तिरछा घटाने की बात हम कर रहे हैं। यहाँ हो गया सर ये 57.50, जब 70 में से घटेगा तो लगभग यहाँ 2.5 और ये 70 यानी 12.50 ये आपका रिजल्ट होगा। चलिए सर, वापस इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ये हो गया 7, 8 और 2 10, हासिल 1, 2 और 5 7, बिल्कुल ठीक है। अब ये चूंकि अनुपात है, इसको और आप सरल करेंगे। सरल करने का मतलब क्या हुआ कि भी दशमलव से दशमलव हट गया, ऐसा सोचें, क्योंकि दो अंक दशमलव के बाद के अंदर है। जब आप ऐसा सोच रहे हैं, उसके बाद में 1250 और 750 सोच रहे हैं, उसके बाद 0 से 0 कट गया, ऐसा भी सोच रहे हैं आप। और 25 के पहाड़े से 25 पंजा 125 और 25 के पहाड़े से 25 या 75, 5:3 ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। यानी किस अनुपात में मिलाना है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 5:3 के अनुपात में मिलाना है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 50 रुपए किलो वाले 5 किलो चावल आपको लेने चाहिए, 70 रुपए किलो वाले 3 किलो चावल अगर आप लेंगे और उनको अगर मिलाकर के एक मिश्रण बनाया जाता है तो जो मिश्रण बनेगा उसका मूल्य 57 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाएगा। चलिए सर, आगे जो है हम लोग और इस प्रकार के काफी सारे प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस के लिए लेने वाले हैं। चलिए, जैसे हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाना है। फिर से वही बात हो रही है, अनुपात को ज्ञात करना है, यानी किस अनुपात में मिलाया जा रहा है। मिश्रण की बात हो रही है कि मिश्रण का जो मूल्य है, वापस से ध्यान देना, मिश्रण का मूल्य 21.20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दो अलग अलग क्वालिटीज हैं। देखिए किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, एक तरफ 18 लिखना चाहिए, दूसरी तरफ 25 लिखना चाहिए, ठीक है ना। दो क्वालिटी है गेहूं की, और आपका मिश्रण का जो मूल्य रहा वो 21.20। फिर से मेरा निवेदन वही रहने वाला है सर, हमारा जो प्रश्न चलने वाला है, हमारा प्रश्न मिश्रण के मूल्य पर चलता है, ठीक है। और यहां पर मिश्रण का मूल्य क्रय मूल्य। चलिए तिरछा घटाने की बात करूंगा, 18 और 21.20 को आप घटाने आए तो कुल मिला कितना होगा सर, 3.20,
ठीक है, 18 और 3 21, और 25 और 21.20 घटाना है, तो ये रिजल्ट रहा 3.80। वापस देखते हैं, यहाँ पर 4 21 25 बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको सरल करूंगा सर अनुपातों को लेते हुए। सबसे पहला काम दशमलव हट गया सर, क्योंकि दशमलव के बाद राइट के अंदर 2 अंक हैं, तो कुल मिलाकर के दशमलव हटाने का मतलब बटे में 100 हो गया, 100 कट गया ऐसा सोचते हुए, 0 से 0 कट गया। 38 और 32 2 के पहाड़े से काटते हुए 19:16, ये आपके प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत प्यारे से प्रश्न है, और मैं कह रहा हूं कि कोई भी परीक्षा, ध्यान दीजिए, जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं वो एक अलग मैटर, लेकिन कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसके अंदर इस प्रकार से अनुपात पर आधारित मिश्रण का प्रश्न नहीं आया हो। ठीक है, बहुत प्यारे से प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा देखिए, हमारा प्रश्न कह रहा है 30 रुपए प्रति किलोग्राम और 40 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली शक्कर को, यानी इस बार शक्कर की बात हो रही है, 2 क्वालिटी 30 रुपए किलो और 40 रुपए किलो वाली शक्कर को किस अनुपात में मिलाना होगा। देखिए, यह जो अनुपात शब्द है जो आपको ज्ञात करना, वो मध्य पंक्ति में आ रहा है। किस अनुपात में मिलाना होगा कि मिश्रण को 36.30 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचने से 10% का लाभ हो। अब देखो सर, पिछले प्रश्न में इस प्रश्न में अंतर आ गया। पिछले दोनों प्रश्नों में मैंने आपको लिखा था कि हमारा जो प्रश्न चलेगा वो मिश्रण के मूल्य पर चलेगा, लेकिन यहां पर क्या स्थिति हो गई, मिश्रण को 36 रुपए 30 पैसे के भाव से बेचने पर, यानी 10% का लाभ होना, ये क्या हो गया सर आपका, यह विक्रय मूल्य हो गया। तो सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, भाई हमारे पास में ये 36 रुपए 30 पैसे ये वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ, यानी उस मिश्रण का विक्रय मूल्य है कि भाई इतने मूल्य पर आप बेचते हैं और उसमें 10% का लाभ शामिल हो रहा है। तो विक्रय मूल्य जो है 10% लाभ सहित है, और यहां से मैं क्या ज्ञात करना चाहता हूं, मैं इस स्थान से क्रय मूल्य को ज्ञात करना चाहता हूं। तो चलिए 36.30 हमारा किसके बराबर हो गया, 110 के बराबर हो गया, क्योंकि जब 10% का लाभ जुड़ा है, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110%, 110 का भाग देते हुए, और आप किससे गुणा करने वाले हैं, आप क्रय मूल्य को ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहला काम पॉइंट हटाते हुए, पॉइंट के स्थान पर 1 पीछे 2 जीरो लगाना है, 100 से ये 100 कट जाएगा, ये यहां पर 0 से 0 कट जाएगा, 11 का भाग 11 तिया 33, 3 अगेन 11 तिया 33, तो कुल मिलाकर के मिश्रण का मूल्य या क्रय मूल्य कितना हो गया, 33 हो गया। अब चलिए अपने प्रश्न की बात करूंगा मैं, 30 एक तरफ 40 एक तरफ, क्योंकि 2 अलग अलग क्वालिटी है, 30 रुपए 40 रुपए। बीच के अंदर हमेशा हमें मिश्रण का मूल्य रखना होता है। देखिए पिछले 2 प्रश्नों में मैंने बहुत डिटेल के अंदर यहां पर लिखा था कि ये मिश्रण का मूल्य रहेगा, ठीक है ना। और यहां पर चूंकि मिश्रण का हमारे पास में विक्रय मूल्य दे रखा था, इस कारण से हमको क्या ज्ञात करना पड़ा, मिश्रण का क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ा। 10% लाभ के साथ दिया गया मूल्य 110 के बराबर था, 110 का भाग देते हुए, और क्रय मूल्य चूंकि 100 होता है, 100 से गुणा करते हुए। चलिए तिरछा घटा देंगे हम लोग, बड़े में से छोटा घटाना है 3, यहां पर बड़े में से छोटा घटाना है 7, और 7:3। अगर ये सरल होता है तो सरल करना, और जब नहीं होता है तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इसका मतलब सीधा ये बना कि 30 रुपए किलो वाली 7 किलो शक्कर यानी 210 रुपए का खर्चा, 40 रुपए किलो वाली 3 किलो शक्कर 120 रुपए खर्चा, तो 210 और 120 जब जोड़ेंगे तो 330 रुपए, और 330 रुपए में 7 और 3 10 किलो शक्कर हो गई, तो 330 में 10 का भाग देने पर कितना हुआ, 33 रुपया। तो जो क्रय मूल्य आपके पास में यहां पर बन करके आ रहा है, और 10% का लाभ यानी 33 का 10%, 3.3 इसमें जब जोड़ देंगे तो 33 प्लस 3.30 यानी 36.3, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। चलते हैं सर आगे बढ़ते हुए, हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 100 रुपए प्रति लीटर मूल्य का उच्च गुणवत्ता का एक तेल है, यानी हाई क्वालिटी का ऑयल की बात कर रहा है, 100 रुपए लीटर वाला है ना, एक तेल है उसके पास में। इसमें यानी उस 100 रुपए प्रति लीटर वाले तेल में उसे इस समय 50 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाला हल्का तेल यानी लोअर क्वालिटी ऑयल की बात कर रहा है, किस अनुपात में मिलाना होगा। वापस से ध्यान देना, किस अनुपात, ये शब्द कहां आ रहा है, बीच के अंदर आ रहा है, किस अनुपात में मिलाना होगा कि मिश्रण को 96 रुपए प्रति लीटर मूल्य पर बेचने पर उसे 20% का क्या हो, लाभ हो। तो फिर से ध्यान देना, 96 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर प्रश्न 20% लाभ की बात कर रहा है। इसका मतलब ये 96 रुपए उस तेल का, यानी जो मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसका यह मिश्रण का मूल्य नहीं है, यानी उसका क्रय मूल्य नहीं है। ये 96 रुपए में 20% का लाभ है।
इसका मतलब क्या है सर, यहाँ विक्रय मूल्य है सर। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 96, और ये विक्रय मूल्य 20% लाभ सहित है। अब यहां से मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इस स्थान से मिश्रण का क्रय मूल्य लेना चाहूंगा। देखो कैसे लेंगे हम लोग, 96 किसके बराबर हो गया सर, 120 के बराबर हो गया, क्योंकि अगर 20% लाभ है 20 जोड़ने पर 120 बनता है। 120 का भाग देते हुए क्रय मूल्य के लिए 100 का गुणा, जीरो के से जीरो काट लेते हैं, 12 का पहाड़ा 8 बार, और 8 से 10 का गुणा कितना हो गया सर 80 रुपए। तो ये क्रय मूल्य जो बना वो क्या बन गया हमारा 80 रुपए। चलिए गौर करें भाई, एक तेल जो आपका 100 रुपए लीटर का था, प्रश्न ने कहा है, मैंने लिखा है, प्रश्न कह रहा है इस 100 रुपए वाले तेल में 50 रुपए लीटर वाला तेल किस अनुपात में मिलाना है, अनुपात को ज्ञात करने की बात कर रहा है। और जो शब्द आ रहा है किस अनुपात में, फिर से बात करूंगा, क्योंकि हम लोग जो है पहचानना भी पड़ेगा। और अभी जो प्रश्न आ रहा है उसमें पहली पंक्ति में किस अनुपात ऐसा शब्द लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना ना, मध्य के अंदर। तो चलिए, मिश्रण का मूल्य कितना हो गया सर, मिश्रण का मूल्य यहां 80 रुपए हो गया। ये क्रय मूल्य को आपको यहां पर लिखना होगा। ठीक है, 80 का अभिप्राय किससे हुआ सर, ये आपका मिश्रण का मूल्य चलेगा, यहां पर मिश्रण का विक्रय मूल्य नहीं चलेगा। ठीक है, क्रय मूल्य नहीं, कॉस्ट प्राइस। 100 और 80 बड़े में छोटा घटाने पर 20, 50 और 80 बड़े में छोटा घटाने पर 30, अनुपात लेने पर जीरो से जीरो काटते हुए, और आपका फाइनल आंसर क्या हो गया सर 3:2। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो आप निश्चित रूप से अपने स्तर पर इसको हल करने की स्थिति में अब रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न फिर से देखते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से, 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 50 रुपए प्रति किलोग्राम और 80 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दाल को, देखो इस बार 3 क्वालिटी की दाल हो गई। ध्यान देना इसको कैसे करना है, 40 रुपए, 50 रुपए और 80 रुपए किलो वाली अलग अलग 3 क्वालिटी की दाल है। किस अनुपात में मिलाना होगा, फिर से मेरा निवेदन, वापस से मैं इस शब्द के ऊपर जोर दे रहा हूं, किस अनुपात में मिलाना है। ये मध्य के अंदर आने वाला शब्द है, ये पहला तरीका है। जब आपका किस अनुपात में मिलाना होगा, ये लैंग्वेज कहां होगी, ये बीच के अंदर होगी। कि मिश्रण का मूल्य, देखिए ये जो मूल्य है ये मिश्रण का विक्रय मूल्य नहीं है, ये मिश्रण का कौन सा है मूल्य, 52 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो चलिए सर इसको आप देखते हैं किस प्रकार से आपको करना है। 3 क्वालिटी की दाल आपके पास, 40 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए किलो वाली दाल आपके पास में, ठीक है ना। तो ये मैंने 40, 50, 80, ध्यान ये रखना है कि एक निश्चित क्रम में आपको लिखना है। निश्चित क्रम का मतलब है या तो छोटे से बड़ा क्रम और या बड़े से छोटा क्रम आपको लिखना होगा। ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं कि 40 यहां लिख दिया, 80 यहां लिख दिया, 50 वहां लिख दिया, ऐसा नहीं चलने वाला है। यानी एक निश्चित क्रम को फॉलो करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े क्रम की जब बात हमने की तो 40, 80 और 50, मतलब क्रम आपका 40, 50 और 80 का रहा, 40, 80, 50 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। मिश्रण का मूल्य, हमारा प्रश्न सीधी सी बात है, मिश्रण के मूल्य पर चलने वाला है। यहां पर भी अगर लाभ होता शामिल, हानि होती अगर शामिल, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, वस्तु का क्रय मूल्य निकाला जाता। लेकिन यहां मिश्रण का मूल्य है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 52। अब इस 52 को कहां लिखना है, अभी तक तो क्या था, 2 ही क्वालिटी हमारे पास में थी, उनके बीच में हमने 52 लिख दिया था, या जो भी नंबर होता था वो लिख देते थे। अब यहां पर 52 को गिन तो 52 जो है किस क्रम में आता है उसका आपको ध्यान रखना होगा। क्या 52 40 50 के बीच में आता है, तो आप कह रहे हैं नहीं आता है। क्या 52 50 80 के बीच में आता है, आप कह रहे हैं बिल्कुल आता है। तो हमें चूंकि 50 और 80 के बीच में 52 आएगा, तो मैं 52 यहां पर इनके बीच में ही लिखूंगा, ठीक है। कोई जरूर नहीं कि एग्जैक्टली उनके जो है बिल्कुल पड़ोस में लिखना। 80 और 50 के बीच के अंदर आपको 52 लिखना होगा, क्योंकि 52 जो है 50 से बड़ा है और 80 से छोटा है।
अब ध्यान दीजिए, यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इवन का मतलब क्या है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है अभी तक क्या था, एक लेफ्ट में एक राइट में था, वो ऐसा नहीं है, अब 2 लेफ्ट के अंदर है, एक राइट में है। अब ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना होगा, देखिए प्रोसेस आपका वही है, तिरछा घटाने वाला प्रोसेस। 40 और 52 को घटाते हैं, तो देखिए 40 और 52 को घटाने पर 12, समझ गए। इसी क्रम में 50 और 52 को घटाते हैं हम लोग, तो 50 और 52 को घटाने पर कितना, 2, वो वहां पर राइट में एक ही स्थान पर आपको लिखना होगा, जिसको कि हम लोग लिखेंगे 14, 12 और 2 को जोड़ते हुए। लेफ्ट के अंदर 2 संख्याएं थी 52 के, तो उन दोनों संख्याओं का 52 के साथ में अंतर लेना है, घटाना है। 52 40 को, 52 50 को घटाते हुए 12 और 2 14 आपको लिखना है, ठीक है। अब चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग, इस तरफ से जब आप घटाएंगे 80 और 52, बताइए कितना आएगा सर, कुल मिला के 28 आएगा, है ना। और जो 28 आएगा उसको कितनी जगह लिखोगे सर आप, उस 28 को, चूंकि लेफ्ट के अंदर 2 स्थान हैं, इसलिए 2 स्थानों पर आपको लिखना होगा 28 28 के रूप में, ठीक है ना। 8 और 2 10, 3 और 5 8। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। लेफ्ट के अंदर 2 स्थान थे, उन दोनों के अंतर को राइट के एक स्थान पर लिखना, राइट में केवल एक स्थान था, उसके अंतर को लेफ्ट के दोनों स्थानों पर आपको लिखना होगा। और जब मैं इसको सरल कर लेता हूं तो वो अपने प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो बताइए अपना आंसर क्या रहा सर, जब मैं इसको अनुपात के क्रम में सोचते हुए अगर मैं इसको हल करता हूं तो 14 का पहाड़ा, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 14 एकम 14, यानी किस अनुपात में मिलाने की बात हो रही है, 2 2 और 1 के अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है सर। चलिए वापस से और प्रश्न प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, 18 रुपए प्रति किलोग्राम, 22 रुपए प्रति किलोग्राम, 24 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाना होगा। देखिए 4 अलग अलग क्वालिटी, 18 रुपए किलो, 22 वाली क्वालिटी, 24 रुपए और 25 रुपए किलो वाली क्वालिटी है। और फिर से देखिए बार बार मैं इस शब्द के ऊपर आ रहा हूं, किस अनुपात में मिलाना होगा। और ये जो किस अनुपात में मिलाना, ये शब्द जब मध्य में है तब ये पहला प्रोसेस है आपका, ठीक है। मिलाना होगा कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 21 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो चलिए ध्यान देना, फिर से वही बात हो रही है सर, मिश्रण का मूल्य है तो मुझे यहां पर क्रय मूल्य दिया है और हमारा प्रश्न सीधा सीधा अप्लाई हो जाएगा। 18, 22, 24 और 25। अब मुझे बताइए मिश्रण का मूल्य कितना होगा, 21। सबसे पहले देखा 18, 22, 24, 25 एक बढ़ते हुए क्रम में है, चलेगा। 21 कहां है, क्या 18, 22 के, 22, 24 के या 24, 25 के बीच में कहां है 21। तो पता लगा 21 18 और 22 के बीच में है, तो मुझे 18 और 22 के बीच में यहां पर 21 लिखना होगा, ठीक है सर। अब चलिए देखें, तिरछा घटाने की बात करूंगा मैं आपके साथ में, ठीक है ना। और जब तिरछा घटाएंगे तो देखो 18 और 21 को घटा रहे हैं हम लोग, गौर कीजिए, लेफ्ट के अंदर तो एक ही संख्या है 18 और 21 को अगर घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3। लेकिन राइट में 3 संख्याएं हैं, इसका मतलब इसका जो अंतर 3 आया वो मुझे 3 स्थानों पर लिखना है। 3, ये दूसरा स्थान 3 और ये तीसरा स्थान 3। इस प्रकार से 3 अलग अलग स्थानों के ऊपर उस अंतर को लिखना है, क्योंकि लेफ्ट में एक ही था। राइट के अंदर 3 संख्याएं हैं जिसके द्वारा 21 घटेगा, लेकिन लिखने के लिए स्थान केवल एक है, तो घट करके उसी एक ही स्थान पर रख दिया जाएगा, लिखा जाएगा। तो 22 और 21 का देखो डिफरेंस कितना बना, 1। 24 और 21 का डिफरेंस कितना बना, 3। और इसी क्रम में 25 और 21 का डिफरेंस कितना बन रहा है, 4। ये कैलकुलेशन आप देख लें तो 4 3 7 और 1 कितना हो गया, 8। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा सर, 8 3 3 और 3, ये आपका आंसर है फाइनली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में आ गया होगा। और अगर इन केस आपको नहीं समझ में आया, वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं कि जो हमारे समझने की पहुंच से बाहर हो, यानी हम लोग निश्चित रूप से इसको समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो हम इस प्रश्न को ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसका सीधा मीनिंग ये है कि 18 रुपए किलो वाली 8 किलो गेहूं की बात हम कर रहे हैं, तो 18 और 8 का गुणा कितना हो गया, 144 रुपए खर्चा हो गया। 22 रुपए किलो वाले 3 किलो गेहूं, 22 दिया 66 रुपए का और खर्चा हो गया। इसी क्रम में 24 रुपए किलो वाले 3 किलो गेहूं की बात कर रहे हैं, तो 24 और 3 का गुणा 72 हो गया। और 25 रुपए किलो वाले 3 किलो गेहूं, 25 दिया 75 हो गया। और जब इतना खर्चा हमने कर दिया तो हमारे पास गेहूं कितने हो गए, 8 और 3 11, 3 14 और 3
17 किलो गेहूं हमारे पास में हो गए, तो मैं इसमें टोटल 17 किलोग्राम का भाग दूंगा, क्योंकि ये जो 8 किलो 3 किलो ही तो हमने लिया है। 18 22 ये आपका मूल्य था। जब मैं इसको देखता हूं तो 4 6 10 2 12 और 5 17 हासिल 1, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25 हासिल लगा 2 और 1 3, 357 बटा 17। और जब मैं इसको हल करता हूं तो 17 दूना 34 हो गया, 1 बच गया, 17 में 17 का भाग 1, और ये 21 रुपए प्रति किलोग्राम ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, जो कि आपका प्रश्न यहां पर कह रहा था। तो हम इसको ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई जो नंबर आपके पास में है उसके लेफ्ट के अंदर 1 है, तो उसको घटाते हुए राइट के अंदर कितने स्थान है, 2 है 3 है 4 है, सब जगह लिख देना। राइट में 3 है, उन तीनों के अंतर को एक ही स्थान के ऊपर कंबाइन करते हुए जोड़ते हुए आपको लिखना होगा। चले आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न इस प्रकार से है, देखिए यहां पर 180 रुपए, 210 रुपए, 270 रुपए और 300 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय है को किस अनुपात में मिलाना होगा। फिर से निवेदन है, किस अनुपात में मिलाना होगा। ये लैंग्वेज प्रश्न की लैंग्वेज के बीच में आ रही है, इसको ध्यान देना कि मिश्रण को 275 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचने से 10% का लाभ हो, यानी 275 रुपए किलो के भाव से बेचना और बेचने पर 10% का लाभ होना। तो 275 रुपया जो है हमारा मिश्रण का मूल्य नहीं है, और अगर मिश्रण का मूल्य नहीं है तो हम अपना प्रश्न वहां सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपका जो प्रश्न रहेगा वो मिश्रण के क्रय मूल्य पर सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास में 275 रुपए में बेचने की बात हो रही है, ये विक्रय मूल्य की बात हो रही है 275 रुपए, और 275 रुपए में 10% लाभ है, ठीक है ना। यहां से आप क्या करना चाहते हैं, हम यहां से मिश्रण का मूल्य या क्रय मूल्य की बात करना चाहते हैं। बताइए 275 किसके बराबर है, 275 110 के बराबर है, और किससे गुणा करूं मैं, 100 से गुणा कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि 10% लाभ है, 10 जोड़ने पर 110 के बराबर हो गया। सॉल्व करते हुए 0 से 0 कट गया हमारा, 11 का पहाड़ लगा देता हूं, 11 दूना 22, ठीक है, 5 बच गया, 11 पंजा 55, और कुल मिलाकर के 250 रुपए ये हमारा मिश्रण का मूल्य या मिश्रण का क्रय मूल्य बन करके आया है। तो चलिए 4 क्वालिटी को हमने लिखा, 180, 210, 270 और 300, और मिश्रण का मूल्य कितना है 250। तो आप देखें हमारी गिनती में 250 कहां आएगा, तो आपके दिमाग में आ रहा है 210 270 के बीच में 250 होगा। अब देखिए यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी एक समान वितरण हो गया, क्योंकि 250 जिस स्थान पर है उसके राइट में 2 संख्याएं 270 और 300 है, और उसके लेफ्ट में भी 2 ही संख्याएं 180 और 210 है। तो क्या करोगे सर आप, तिरछा घटा करके लिख देना है, इसमें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ करके या एक जगह से घटा करके 3 जगह या 2 जगह कब लिखना, जब आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पक्ष में 1 संख्या हो दूसरे पक्ष में 2 हो, इस प्रकार का जब डिस्ट्रीब्यूशन है तब वो काम करते हैं। अब यहां पर तो क्या लेफ्ट में भी 2 है, राइट में भी 2 है। देखिए दूर वाली संख्या को घटाओ और दूर लिखो, दूर वाली संख्या घटाते हुए वापस कहां लिखनी है सर, दूर लिखना है। तो 180 250 का डिफरेंस 70। देखिए लेफ्ट से नजदीक वाली संख्या घटाते हुए राइट में नजदीक लिखो, ये 40 लिख दिया। राइट से नजदीक वाली संख्या घटाते हुए लेफ्ट के अंदर नजदीक लिख दो, ये 20 हो गया। और राइट की जो दूर वाली संख्या है घटाते हुए उसको दूर लिख दो। बस कुल मिलाकर के हमारा रिजल्ट आ चुका है। 0 सब इस स्थान पर है, कट जाएंगे, और हमारा उत्तर क्या रहा, 5:2:4:7। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में आ गया होगा। और एक चीज और आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हमेशा हमारा प्रश्न मिश्रण के मूल्य या क्रय मूल्य पर चलेगा। अगर लाभ शामिल हो रहा है, विक्रय मूल्य, तो वहां पर आपका प्रश्न नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखें। 2 पात्रों में रखे दूध की सांद्रताएं क्रमशः 70% और 90% है। 2 अलग अलग पात्र हैं, दूध है, सांद्रताएं 70 और 90% की है। इनको किस अनुपात में, देखिए वापस से शब्द कहां आ रहा है, मध्य में आ रहा है, किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में दूध की सांद्रता 78% हो जाए। कुछ नहीं करना सर, एक तरफ 70 है दूसरी तरफ 90 है, परिणामी मिश्रण 78%, उसको बीच में लिखना है जैसा अभी मूल्य का प्रश्न था। तिरछा घटाना है सर, 70 और 78 का डिफरेंस 8, 90 और 78 का डिफरेंस हो जाएगा 12, ठीक है ना। 78 79 80 और 10 90, और 4 के पहाड़े से हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर,
3:2 ये आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। कोई कंफ्यूजन है सर? बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए सर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सर चीज वही है, प्रोसेस वही है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज में आपकी चेंज हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास में आ रहा है। लोहे तांबे के दो मिश्रण है ना, अलग अलग दो धातुओं की बात कर रहा है। ए और बी का मिश्रण कह सकता है, दूध पानी का मिश्रण हो सकता है, ठीक है ना, अम्ल पानी का मिश्रण हो सकता है, शक्कर का घोल हो सकता है, चाशनी हो सकती है। तो यहाँ फिलहाल दो धातुओं लोहे और तांबे की बात की जा रही है। उसमें लोहे तांबे का अनुपात 4:1 और 2:5 का अनुपात है। ये जो 4:1 और 2:5 जो है वो किसका अनुपात है? लोहे तांबे का है। यानी ये 4 हिस्सा लोहे का और तांबे का हिस्सा 1 है। वापस से ध्यान देना, 2:5 में 2 हिस्सा लोहे का और 5 हिस्सा तांबा का। इनको किस अनुपात में मिलाना होगा? फिर से देखिए ये शब्द कहां आ रहा है, किस अनुपात में मिलाना, यानी मध्य के अंदर ये शब्द आ रहा है कि अंतिम मिश्रण में लोहे तांबे का अनुपात 5:7 हो जाए। तो ये जो अनुपात है ये हमारा लोहे का है और यह तांबे का अनुपात है। अंतिम मिश्रण में 5:7 के रूप में अपना उत्तर आना। चलिए सर देखिए यहां सबसे पहली बात, जो आपके मिश्रण के दो घटक हैं लोहे और तांबा, तो आपका प्रश्न किसी एक घटक के साथ चलने वाला है, किसी एक ही कंपोनेंट को लेकर के आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। और एक कंपोनेंट को लेकर के बढ़ने का मतलब क्या कि जब 4:1 का अनुपात आपके पास में है लोहे तांबे का, तो 4:1 को हम 4 टोटल 5 के रूप में लिखेंगे। ध्यान दीजिए 4:1। आप ऐसा सोचें कि 4 किलो लोहा है और 1 किलो उसमें तांबा है। अब देखिए जब 4:1 की बात कर रहा हूं तो दिमाग में क्या रहा? 4 किलो लोहा, 1 किलो तांबा। और जैसे मैंने 4/5 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? 5 किलो कुल में से 4 किलो लोहा। बात समझ में आ गई ना? तो टोटल में कन्वर्ट करना है। और लोहे की बात, जैसे पहला घटक आपका था तो 4:1 को जोड़ते हुए 4/5 लिखना। 2:5 को कैसे लिखना है? 2:5 को 2 बटा जोड़ते हुए 7 लिखना। और यहां पर भी किस अनुपात में मिलाने की बात कर रहा है? लोहे तांबे का अनुपात 5:7 है। यह अनुपात भी लोहे तांबे का है। तो बताइए 5:7 को कैसे लिखने वाला है? 5 ऊपर रहेगा और 5 + 7 कितना हो गया? 12। ये बीच में हो गया। बाकी का प्रोसेस आपका वही रहने वाला है। तिरछा घटाने की बात करूंगा। अब ध्यान देना सर, तिरछा घटाने का प्रोसेस एक बार समझें आप। आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि एक से ये बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, डिफरेंस की बात होगी। लेकिन इसको मैं ओरली करना चाहता हूं और आपसे भी निवेदन करूंगा मौखिक रूप से आप इसको करें। देखिए इसको हल करने के लिए हर का गुणा, ध्यान दीजिए हम किसका गुणा कर रहे हैं? हर की संख्या का हर की संख्या से गुणा, यानी 5 और 12 का गुणा करते हुए मैं ऐसा लिख रहा हूं 5/12 का गुणा। अंश को लिखते हुए वज्र गुणा करते हुए घटाने की बात कर रहा हूं। और वज्र गुणा करने का मतलब ध्यान दीजिए, ये जो अंश है इसका हर के साथ में गुणा, ये वज्र गुणा हो रहा है ना सर, यहां का अंश है और वहां का हर है। तो 4 और 12 का गुणा 48 और यहां से 5 और 5 का गुणा कितना? 25। तो 48 और 25 का डिफरेंस कितना हो गया? 23। ठीक है सर। चलिए वापस से ये का एक काम आपको राइट साइड से करना होगा। देखिए किस प्रकार से कर रहा हूं, ध्यान देना। हर का हर के साथ गुणा करते हुए 7 × 12 लिखना है। हर और हर 7 का गुणा हो गया। ऊपर वज्र गुणा करते हुए लिखना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब देखो 2 का ये अंश है और हर कौन हुआ? 12। 2 और 12 का गुणा याद रखें 24। और इधर ये हर है और ये अंश है 7 और 5। ठीक है, तो 7 और 5 का गुणा 35। तो 12 और 2 का गुणा हो गया 24, 7 और 5 का गुणा हो गया 35। 24 और 35 का डिफरेंस कितना हुआ? 11। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे? 11, है ना। कैलकुलेशन वापस से एक बार आप जरूर चेक कर लें। अगर ये चीज समझ में नहीं आती तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। 5/12 - 4/5, जो काम हमने मौखिक रूप से किया वही काम हम अब लिखित रूप से कर रहे हैं। 5 का 5 से गुणा 25 - 12 का 4 से गुणा 48। ठीक है, अब यहां पर देखिए सर आंसर जो है आपका फिलहाल -23/12 × 5 आ रहा है, लेकिन हमने कहा बड़े में से छोटा घटाना है। तो बेसिकली यहां पर ये माइनस नहीं लिखा जाना है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट होगा बड़े में से छोटा घटाने का मतलब ये वाली स्थिति हो गई है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 23 ये रिजल्ट रहेगा। तो आपको माइनस नहीं लेना है, बड़े में से छोटा घटाना। ठीक है, और इसी क्रम में 2/7 में से 5/12 को घटाना है। तो कोशिश ये करें हम लोग ओरली मौखिक रूप से ये काम कर लें। वापस से रिपीट कर रहा हूं, हर का हर के साथ गुणा, 5 और 12 का गुणा
पहले लिख दिया मैंने। अंश में वज्र गुणा करते हुए घटा करके लिखना, और वज्र गुणा करने का मतलब है यहां का अंश और यहां का हर। 4 और 12 का गुणा 48 याद रखते हुए, हर और अंश का गुणा 5 और 5 का गुणा 25, 48 25 का डिफरेंस 23 है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए यहां पर काटने का तरीका क्या रहेगा सर, इधर अंश उधर अंश, अनुपात है ना, कटता है तो काटना। देखिए हर 12 से ये 12 कट गया, अंश हर में कटता है तो काटना, और नहीं तो इसको सरलतम रूप में वज्र गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 11 और 5 का गुणा कितना 55, और 23 और 7 का गुणा 7 या 21 161 हो जाएगा। 7 या 21 हासिल लगा 2, 14 और 2 16, 55 अनुपात 161 इस अनुपात में मिलाना होगा। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है, और पिछले प्रश्नों से ज्यादा महत्व रखने वाला आपका प्रश्न है। चलिए वापस से है ना, कुछ प्रश्नों की इस प्रकार से प्रैक्टिस करवाता हूं मैं आपको। दूध पानी के दो मिश्रणों में, दूध और पानी के मिश्रण की बात कर रहा है। दूध पानी का अनुपात 3:2 और 2:5 है। ठीक है, दो अलग अलग मिश्रण है, दो घटकों की बात हो रही है, 3:2 2:5 की बात है। और फिर से देखिए इनको किस अनुपात में मिलाना है, और ये जो शब्द है अनुपात जो ज्ञात करना वो बीच में आएगा, तब ये प्रोसेस की बात होगी। ये पहला पैटर्न है हमारा कि अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, देखिए ये अनुपात भी हमारा दूध और पानी का अनुपात है जो 4:5 हो जाए। चलिए सर वापस से ध्यान देना, इस 3:2 को हम कैसे लिखने वाले हैं, 3:2 को हम 3 बटा टोटल करते हुए 5 लिखने वाले हैं। 2:5 को कैसे लिखने वाले हैं, 2 बटा 2 और 5 का योग करते हुए 7 के रूप में लिखने वाले हैं। ठीक है ना सर। और इसी क्रम में ये भी चूंकि हमारा अनुपात, देखिए ये दूध और पानी का ही अनुपात है 4:5, तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, 4 बटा टोटल 9 ऐसा बीच में लिखने वाला हूं। चलिए जो अभी हमने डिस्कस किया था वही काम मैं कर रहा हूं। तिरछा घटाने का मतलब देखिए कैसे घटाना है, हर का हर के साथ गुणा, 5 और 9 का गुणा, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, अंश में वज्र गुणा करते हुए घटाना है, और वज्र गुणा का मतलब हुआ 3 और 9 का गुणा, देखो आप कितना है 27, याद रखें 27, और इधर का हर उधर का अंश 5 और 4 का गुणा 20, 27 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया 7, ऐसा लिखना है आपको। वापस से ध्यान देना, तिरछा घटाने की बात कर रहा हूं, हर का हर से गुणा, 7 और 9 का गुणा मैंने कर दिया इधर, वज्र गुणा करते हुए 2 और 9 का गुणा, याद रखें 18, और इधर 7 और 4 का गुणा, एक का हर हो गया और दूसरा अंश हो गया है ना, तो 7 और 4 का गुणा 28, 9 और 2 का गुणा था 18, और ये 28, 18 28 का डिफरेंस कितना हो गया 10। बड़े में से छोटे घटाने की बात कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं देखिए ऊपर ऊपर कट जाए तो काट लो, ठीक है, नीचे नीचे कटे तो काट लो, जैसे ये कट गया। अब ऊपर नीचे 10 और 7 कटता है या 7 और 5 कटता है तो भी काट लेना, और जब नहीं कटे तो वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। 10 का 5 से गुणा 50 और 7 का 7 से गुणा 49, यानी हमें किस अनुपात में मिलाना होगा, 50:49 के अनुपात में मिलाना होगा। उम्मीद करता हूं कि चीज आपके दिमाग में आ गई होगी निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए फिर से प्रश्न है ना, वही प्रश्न आपके लिए और प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं हम लोग, ताकि बहुत अच्छे से सब चीजें बढ़िया से तैयार हो जाए। अम्ल पानी के दो मिश्रणों में अम्ल पानी का अनुपात, ये जो अनुपात है 5:3 और 1:4, ये किसका अनुपात है, अम्ल पानी का अनुपात है। दो घटक हैं उनके अनुपात की बात कर रहा है, और फिर से वही इनको किस अनुपात में मिलाना है, और ये जो शब्द आ रहा है आपका किस अनुपात में मिलाना, ये प्रश्न के बीच में आ रहा है। ठीक है, कि परिणामी मिश्रण में अम्ल पानी का अनुपात 5:7 हो जाए, जो आखिरी अनुपात है वह अम्ल पानी का अनुपात है 5:7। ठीक है, और अनुपात ज्ञात करना है, जो शब्द आपका बीच में आ रहा है, पहला पैटर्न है आपके प्रश्न का। देखिए 5:3 को आप कैसे लिखने वाले हैं, 5:3 को आप 5/8 लिखने वाले हैं। 1:4 को 1 बटा जोड़ते हुए 5 लिखने वाले हैं, और इसी क्रम में चूंकि ये अम्ल पानी का ही अनुपात है, इसलिए मुझे इसको 5:7 को 5/12 लिखना होगा। चलिए सर, तिरछा घटाने का प्रोसेस हमने सीख लिया है, समझ लिया है, मैं सीधा अप्लाई कर रहा हूं। हर का हर से गुणा, 8 का 12 से गुणा, हर और हर का गुणा मैंने कर दिया, 8 12 का गुणा कर लिया। अंश में वज्र गुणा करना, और ध्यान दीजिए वज्र गुणा का मतलब क्या है, 5 का 12 से गुणा, इधर का अंश उधर का हर 60, और 8 का 5 से गुणा 40, तो एक तरफ 60 था एक तरफ 40 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 20। ठीक इसी प्रकार से इधर भी हम तिरछा घटाने की बात कर रहे हैं, हर हर का गुणा, 5 और 12 का गुणा,
अंश में वज्र गुणा, देखिए यहाँ अंश 1 है, इसका गुणा मैं हर 12 से करूंगा, तो 1 और 12 का गुणा कितना 12, और 5 और 5 का गुणा कितना 25, तो 12 और 25 का डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटाने पर 13। इसको आप अनुपात में ले लें। हल करने के लिए ऊपर ऊपर कटे तो काट लो, नहीं कट रहा है। नीचे नीचे 12 से 12 कटता है तो उसको मुझे काटना है। ऊपर नीचे 13 5 नहीं कटता है, ऊपर नीचे 20 8 4 के पहाड़े से कटता है तो काटना है मुझे। और जब सब कुछ कटना बंद हो जाए तो मुझे वज्र गुणा कर देना है। 13 का 2 से गुणा करते हुए 26 और 5 का 5 से गुणा करते हुए 25, यानी 26 25 के अनुपात में मुझे मिलाना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब ये सब चीजें जो है बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ध्यान देना सर, पैटर्न बदल गया इस प्रश्न के साथ में। अभी तक जो था ना किस अनुपात में मिलाना है वो आपको ज्ञात करना था जो बीच के अंदर था, लेकिन अब किस अनुपात में मिलाया गया। देखो यहां पर प्रश्न था किस अनुपात में मिलाना है, लेकिन वो अनुपात आपके पास में है इस बार, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि मध्य में जब शब्द आता है किस अनुपात में मिलाना है, तो इसका मतलब वो पहला पैटर्न है, लेकिन जो मिलाने का अनुपात अगर आपको दिया है तो आपका दूसरा पैटर्न है। अब उसको ध्यान देना, 70 रुपए प्रति किलोग्राम और 84 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल को 13 7 के अनुपात में मिलाया गया। ध्यान दीजिए, 70 रुपए 84 रुपए की दाल, और आपका प्रश्न कह रहा है 13 7 के अनुपात में मिलाना, ये आपको दे रखा है। और प्रश्न कह रहा है मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य, यानी ये आपको ज्ञात करना है जो पिछले प्रश्न में आप रख रहे थे, और ये चीज ज्ञात की जा रही थी किस अनुपात में मिलाना, लेकिन जो अनुपात इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसको हल करने का तरीका बहुत आसान सा है। लेफ्ट का लेफ्ट से गुणा, जो हमने बात की कि 70 रुपए किलो वाली 13 किलो दाल, ऐसा सोच लें, प्लस 84 रुपए किलो वाली 7 किलो दाल, 84 वाली 7 किलो दाल, और उसमें कुल दाल कितनी आ गई, अनुपातों के योग का भाग देते हुए 13 प्लस 7। चलिए जी कैलकुलेशन करते हुए, 13 और 7 का गुणा, 13 7 91 910, 7 का गुणा करते हुए 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 7 8 56, 56 और 2 हो गया 58, बटे में 13 और 7 मिलकर के हो गया 20, इकाई का अंक 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14 बटा 20, 2 के पहाड़े से काट लेता हूं केवल मैं, 2 के पहाड़े से 10 बार, 2 के पहाड़े से 2 7 14, 2 चौक 8, 1 2 नम 18, और भाग लगाने पर कितना आंसर है 74.9, और 9 का मतलब 90 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। यानी जब इनको इस अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण का मूल्य क्या बनेगा, मिश्रण का मूल्य हमारा बनेगा 74 रुपए, ठीक है जी 90 पैसे। बात समझ में आ गई। चलते हैं सर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न हम लोग लेने वाले हैं। प्रश्न कह रहा है 16 रुपए प्रति किलोग्राम और 24 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं को, देखिए 16 रुपए और 24 रुपए किलो का गेहूं है हमारे पास, और जो पिछला पैटर्न था उसमें इस स्थान पर लिखा जा रहा था किस अनुपात में, लेकिन इस बार अनुपात दिया है 5:3 के अनुपात में मिलाया गया। प्रश्न कह रहा है मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। वापस से ध्यान देना, दो अलग अलग प्रकार की क्वालिटी, 16 रुपए 24 रुपए किलो के गेहूं हैं। प्रश्न कह रहा है इन गेहूं को 5:3 के अनुपात में मिलाया, जो अनुपात था वो हमने नीचे की ओर लिख दिया, और प्रश्न कह रहा है मिश्रण का मूल्य, ये जो x होता है जो मध्य में लिखा जाता है मिश्रण का मूल्य है। चलिए सर कैसे करने वाले, लेफ्ट का लेफ्ट से गुणा, ऐसा सोचते हुए कि 16 रुपए किलो वाले 5 किलो गेहूं हैं, लेफ्ट लेफ्ट का गुणा 80 हो गया। 24 रुपए किलो वाले 3 किलो गेहूं हैं, 24 तिया 72 हो गया, और उसमें कुल गेहूं कितने हो गए 5 + 3 8 किलो, यानी अनुपातों का योग। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो कुल मिलाकर के 8 और 7 15, 152/8, ठीक है, 2 7 और 8 15 और बटे में 8 हो गया। भाग देते हुए वही यहाँ पर देखिए 8 8 7 कट जाएगा सर, ऐसा लग रहा है मुझे, 8 एकम 8, पीछे रह गया 7 2 8 9 72, यानी आपके प्रश्न का आंसर क्या हो गया 19 रुपए प्रति किलोग्राम, ये मिश्रण का मूल्य हो गया। क्लियर है सर, बहुत आसान सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला जो प्रश्न है हमारा, 40 रुपए प्रति किलोग्राम और 70 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को, एक चावल 40 रुपए का है, दूसरा 70 रुपए किलो का भाव है,
और प्रश्न ने क्या कहा, देखिए जो पिछले पैटर्न के अंदर जो पहला पैटर्न था उसमें यहां लिखा था किस अनुपात में, जो अनुपात ज्ञात कर रहे थे वो अनुपात अब सेकंड पैटर्न में दे रखा है, 8:7 के अनुपात में मिलाया जाता है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना होगा, यानी मिश्रण का विक्रय मूल्य हमें पूछा गया। देखिए सर कैसे करने वाले हैं, 40 रुपए 70 रुपए किलो वाले चावल हैं, प्रश्न कह रहा है 8:7 के अनुपात में मिलाना। तो ये जो x क्या चीज है सर, ये x जो है वो आपका मिश्रण का मूल्य है, ठीक है ना, इसको ध्यान देना। और जब इस x को ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट का गुणा 320 सीधा लिख देता हूं इस बार, राइट राइट का गुणा 70 और 7 का गुणा 490 हो गया। कैलकुलेशन जरूर आप देखेंगे सर आप अच्छे से अपने स्तर के ऊपर। और टोटल 8 और 7 15 का भाग दिया, तो बताइए क्या पोजीशन बन रही है हमारी, ये हो गया सर 0, 9 और 2 11 हासिल 1, 5 और 3 8/15। और मैं इसको देख रहा हूं सर ये 15 के पहाड़े से कट जाएगा ऐसा मुझे लगता है सर। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये देखो 5 से कट रहा है और 8 और 1 9, यानी 3 से भी कट रहा है, 3 और 5 दोनों से कट रहा है। 15 के पहाड़े से काट लेता हूं, 15 का पहाड़ा 15 5 75, ठीक है, पीछे रह गया 6 15 चौक 60, यानी कि 54 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन यह जो 54 रुपए किलोग्राम हुआ ये तो हो गया सर आपका मिश्रण का मूल्य हो रहा है। और मिश्रण के मूल्य होने का मतलब ये हमारा कौन सा मूल्य है सर, तो आपका प्रश्न जो है किसकी बात कर रहा है सर, मिश्रण के विक्रय मूल्य की बात कर रहा है और 10% लाभ के साथ में बात कर रहा है। तो मुझे बताइए, देखिए क्रय मूल्य इस प्रश्न के अंदर हो रहा है हमारा 54 रुपए, है ना। और मैं अगर विक्रय मूल्य की बात करूंगा तो कैसे करूंगा सर, देखो 54 किसके बराबर हो गया, क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य हमेशा कितने के बराबर होता है, 100%, 100 के बराबर 100 का भाग देना। और 10% लाभ के साथ में विक्रय मूल्य का मतलब है किससे गुणा करूंगा, 110 से गुणा करूंगा। तो ये 0 से 0 कट गया सर, 11 चौक 44, हाथ से लगा 4, 11 पंजा 55, 55 और 4 हो जाएगा 59, 10 का भाग पॉइंट, और 0.4 का मतलब है 0.40। यह आपके प्रश्न का आंसर हो गया, यानी कि उस मिश्रण को 59 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा प्रश्न किस प्रकार से, 2 पात्र में भरे अम्ल पानी के मिश्रण में, एसिड और वाटर की बात कर रहा है उसका,
अम्ल की सांद्रता 20% और 30% है, यानी एक का कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 20% है, दूसरे में 30% है। प्रश्न हमारा कह रहा है पहले पात्र से 3 भाग और दूसरे पात्र से 2 भाग लेकर के नया मिश्रण बनाया गया, तो ये 3 भाग और ये 2 भाग यानी कि 3-2 के अनुपात में उनको मिलाया गया, ऐसा आपका प्रश्न कहता है। यानी आपको अनुपात ज्ञात नहीं करना है, मिश्रण 3-2 के अनुपात में मिलाया गया, ऐसा आपका प्रश्न आपको देता है। बनने वाले मिश्रण में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी? बहुत आसान सा प्रश्न हो गया। एक तरफ आप 20% लिखेंगे, एक तरफ आप 30% लिखेंगे। 3 भाग और 2 भाग लेने की बात आपका प्रश्न करता है, तो पहला हिस्सा 3 और दूसरा 2, 3-2 के अनुपात में मिलाना। और प्रश्न कह रहा है जो मिश्रण बन गया परिणामी, उसमें अम्ल की सांद्रता यानी कि ये x आपको ज्ञात करना है। चलिए सर, लेफ्ट का गुणा 20 और 3 का गुणा 60, राइट का गुणा 30 और 2 का गुणा फिर से हो गया सर आपका 60 बटे में अनुपातों का योग, 5 का भाग देना, तो 120/5 भाग लगाने पर 24 यानी 24%, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हुए देखिए, अब ध्यान देना सर, यहां थोड़ी सी टेढ़ी चीज आ रही है ना, तो इसको बहुत गंभीरता से आप समझने का प्रयास करना। लोहे तांबे के 2 मिश्रण में, देखिए लोहा तांबा 2 मिश्रण है, लोहे तांबे का अनुपात 4:1, 2:5 है। देखिए ये लोहे का हिस्सा 4, ये तांबे का हिस्सा 1 है ना, ये लोहे तांबे का अनुपात है। इसी क्रम में दूसरे मिश्रण में लोहा 2 हिस्सा और तांबा 5 हिस्सा है। इनको 5:7 के अनुपात में, देखिए जो पहला पैटर्न था उसके अंदर यहां क्या लिखा होता था, किस अनुपात में, और उसके स्थान पर यहां क्या लिखा है, 5:7 के अनुपात में मिलाया गया, एक नया मिश्रण बनाया गया। ठीक है, अंतिम मिश्रण में लोहे तांबे का अनुपात क्रमशः कितना है, यानी ये 5 और 7, ये जो ज्ञात करना है वो नीचे वाला हिस्सा है जो आप ज्ञात करते थे। ठीक है, अब इसको ध्यान देना, कैसे स्टार्ट करना है। 4:1 को आप क्या लिखेंगे, 4/5। इसी प्रकार से 2:5 को आप क्या लिखने वाले हैं, 2/7। और प्रश्न ने कहा 5:7 के अनुपात में मिलाया गया, यानी ये 5:7 ये वाला है। इस 5:7 को आप 5/12 बीच में नहीं लिखना। ये अगर आपका लोहे तांबे का अगर अनुपात होता तब हम इसको बीच के अंदर लिखते, लेकिन ये प्रश्न में मिश्रण का अनुपात है कि इन मिश्रणों को 5:7 के अनुपात में मिलाया गया, यानी ये लोहे तांबे का अनुपात नहीं होकर के मिश्रण का अनुपात है। ठीक है, तो 5:7 इस प्रकार से, और मुझे इस x को ज्ञात करना है। तरीका आपका वही रहने वाला सर, लेफ्ट को लेफ्ट से गुणा करना है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, देखिए जब गुणा करूंगा तो अंश का ही गुणा होगा, 4 और 5 का गुणा हो रहा है 20/5। राइट का गुणा कर रहा हूं, और राइट का गुणा करने का मतलब क्या हो गया, 2 और 7 यानी 14/7। और भाग किसका देना है, मुझे भाग देना है अनुपातों के योग का, जैसा अभी पिछला प्रश्न चल रहा था, 7 और 5 12। चलिए बहुत आसान सी स्थिति हो रही है ये तो। ठीक है, 5 के पहाड़े से 20 ये कटता है इसलिए काट रहा हूं, 7 के पहाड़े से 14 कटता है इसलिए काटता हूं। ऊपर कितना हो गया, 4 और 2 6, बटे में कितना हो गया 12, 6/12 फिर से काट लेता हूं, 1/2। अब ध्यान दीजिए सर, स्टार मार्क कर रहा हूं, यहां जो आपका आंसर रहेगा वो 1:2 नहीं होगा। 4 ऑप्शन में 1:2 निश्चित रूप से होगा, लेकिन ये उत्तर नहीं है, क्योंकि जब हमने प्रश्न की शुरुआत की, ये 4 हिस्सा क्या था, 4 हिस्सा एक घटक लोहा था, और ये 5 हिस्सा क्या है, 5 हिस्सा कुल है ना। इसी प्रकार से ये 2 हिस्सा भी लोहा और 7 हिस्सा कुल था, तो आने वाला उत्तर जो एक हिस्सा है वो लोहा और 2 हिस्सा जो है वह कुल का है। और जबकि मुझे क्या पूछा गया सर, हमें पूछा गया लोहे तांबे का अनुपात पूछा गया, तो ये 1:2 लोहे का कुल के साथ अनुपात है। लोहे और तांबे के लिए क्या करना है, मुझे 1 को घटाना है, यानी जो अनुपात होगा वो 1 लोहे का, और तांबे के लिए टोटल में से लोहा कम कर दें, 2 में से 1 कम कर दें, तो आपका अनुपात क्या हुआ सर, 1:1 के अंदर मिलाना होगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। ठीक है सर, तो ऐसे में 2 प्रश्न और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, देखते हैं सर क्या करते हैं हम लोग। वापस गौर कीजिए, देखिए अम्ल पानी के 2 मिश्रण हैं, अम्ल पानी का अनुपात 3:4 और 2:3 है। ध्यान देना, ये जो अनुपात है मिश्रण का नहीं है, ये मिश्रण में अम्ल
मिश्रण में पानी का अनुपात है, यहां पर भी मिश्रण में अम्ल और मिश्रण में पानी का अनुपात है। ठीक है। और जब प्रश्न पहला पैटर्न क्या कहता है, पहला पैटर्न कहता है कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाना है, तो वो जो अनुपात है वो ज्ञात करना होता था। लेकिन इस बार सेकंड पैटर्न इनको 5:2 के अनुपात में मिलाया गया, ऐसा आपका प्रश्न कहता है। परिणामी मिश्रण में अम्ल पानी का अनुपात कितना है, अंतिम मिश्रण में अम्ल कितना पानी कितना, उनका अनुपात क्या है। चलिए सर देखते हैं। 3:4 को, चूंकि ये अम्ल के साथ पानी है तो मुझे 3/7 की बात करनी होगी, अम्ल के साथ कुल की बात करनी होगी। 2:3 को मुझे 2/5 करना होगा। और हमारी होने वाली एक सामान्य सी गलती क्या होती है, 5:2 को भी हम यहां बीच में 5/7 लिखते हैं और ऐसा करते हुए हम अपना प्रश्न गलत कर देते हैं। ये 5:2 का अनुपात अगर अम्ल पानी का होता तो निश्चित रूप से मैं 5/7 लिखता, लेकिन ये अनुपात 5:2 उस मिश्रण का अनुपात है जिसके अंदर मिलाया गया। ठीक है। तो ये जो है किस अनुपात के स्थान पर उस अनुपात का उत्तर है कि 5:2 के अनुपात में मिलाया गया, मुझे ये ज्ञात करना है। चलिए सर, तरीका आपका वही है सर, लेफ्ट लेफ्ट के गुणा की बात कर रहा हूं। और जब लेफ्ट लेफ्ट का गुणा करेंगे तो 3 का अंश 5 से गुणा 15/7, राइट राइट का गुणा कर रहा हूं तो 2 का 2 से गुणा 4/5, और बटे में अनुपातों का योग रहेगा 5 और 2 7। देखिए पिछली बार तो क्या है, कट गए थे और यहां पर नहीं कट रहे हैं तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखिए कैलकुलेशन कैसे करना उसको ध्यान देना। ये जो हर में 7 है ये तो 7 रहेगा ही सही, इसको ध्यान देना है, 7 तो 7 रहने वाला है। अब ऊपर कैलकुलेशन करते समय इस हर का हर से गुणा करूंगा, हर का गुणा 7 और 5 का गुणा 35, वो भी मैं यहीं पर लिखूंगा। आपस ध्यान देना, डिनोमिनेटर में ये वाला 7 था, इसको तो मैंने लिख दिया एज इट इज। ठीक है 7, और ऊपर जो हर हैं 7 और 5 का गुणा करते हुए 35 लिखा, और ऊपर की ओर वज्र गुणा करना है, यानी 15 का 5 से गुणा 75 प्लस 4 का 7 से गुणा 28, जोड़ने पर 8 और 5 13 हासिल 1, 3 और 7 10, बटे में 35 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा सर 300, सॉरी सर ये जो है ना गुणा करना पड़ेगा, 7 पंजा 35 हासिल लगा 3, 7 या 21, 21 और 3 हो गया 24। वापस से ध्यान दीजिए सर, भाई वज्र गुणा करते हुए 15 और 5 का गुणा 75, 7 और 4 का गुणा हो गया 28, जोड़ने पर 103, और ये 35 का 7 से गुणा 245। अब देखिए जब मैं अपने प्रश्न का आंसर दूंगा तो हमारा आंसर 103 अनुपात 245 नहीं होगा, 245 माइनस 103 होगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये अम्ल की बात करता है और ये 245 कुल मात्रा की बात करता है। ठीक है। और जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो 103 अनुपात घटाने पर 5 में से 3 गया 2, यहां पर 4 और यह 1, 142, ये आपके फाइनल आंसर की बात हो गई है ना। कैलकुलेशन जरूर आप चेक कर लें। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, और मैं फिर कह रहा हूं कि मिश्रण अगर आप तैयार करते हैं आज की इस क्लास को तो लगभग आपकी परीक्षा के अंदर जहां एक प्रश्न आपको मिलना है जब आपके सिलेबस में अनुपात समानुपात का प्रश्न मतलब सिलेबस का एक पार्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। लोहे जस्ते के 3 मिश्रण में, इस बार ध्यान दीजिए लोहे और जस्ते की बात हो रही है, लेकिन मिश्रण आपके एक नहीं है, 2 नहीं 3 मिश्रण की बात हो गई। लोहे जस्ते का अनुपात 3:5, 4:7 और 1:2 है, यानी ये जो अनुपात है वो लोहे का जस्ते के साथ अनुपात है, इसको ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या है, 3:5 को अगर मैं लिखूंगा तो 3 बटा टोटल 8 करते हुए, 4:7 को 4 बटा टोटल 11 करते हुए, और 1:2 को 1 बटा टोटल 3 करते हुए मुझे लिखना है। अब प्रश्न अगर ये कहता ना कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाता है, बीच के अंदर जब किस अनुपात शब्द की बात होती है इसका वो पहला पैटर्न होता था, लेकिन यहां पर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, इनको समान मात्राओं में लेते हुए एक नया मिश्रण बनाया जाता है। और समान मात्राओं में लेने का मतलब क्या हुआ, इनको 1:1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। बनने वाले मिश्रण में लोहे जस्ते का अनुपात क्रमशः कितना होगा, यानी कि अंतिम मिश्रण में जो अनुपात होगा वो x मुझे ज्ञात करना है। चलिए इस पैटर्न को कैसे करने वाले, लेफ्ट का लेफ्ट से गुणा तो 3/8 का 1 से गुणा 3/8 हो गया,
बीच वाले का इस बार बीच वाले से गुणा, तो ये आपका 4/11 हुआ, और राइट से गुणा करते हुए ये 1/3 हुआ, और बटे में क्या हुआ, बटे में अनुपातों का योग हो गया सर, 1 1 और 1 यानी टोटल 3 हुआ। अब इस गणना को कैसे करना है सर उसको देखें। ये 3 जो हर का है इसको तो मुझे एज इट इज 3 लिखना है, बाकी देखो 8 11 और 3 इनका गुणा, क्योंकि एलसीएम यही बन रहा है, 8 11 और 3 ये एज ए एलसीएम बन रहा है, उसको लिखना है। चलिए पहली बार जब मैं 8 का भाग दूंगा तो ये 8 कटेगा सर, 11 और 3 बचेगा, 8 का भाग दिया तो 11 3 बचा, 11 और 3 का गुणा 33 का 3 से गुणा, 33 और 3 का गुणा कितना 99, 11 का भाग देते हुए 8 और 3, तो 8 और 3 यानी 21, और 21 का 4 से गुणा 84 हो गया, और फिर 3 का भाग देते हुए 11 और 8 88, 88 का 1 से गुणा 88 ही हो गया। कैलकुलेशन वापस से देखें सर एक बार भाई, देखो एज ए एलसीएम 8 11 3 रहा, और जब आप 8 का भाग देंगे तो 11 और 3 33 हो गया इनका गुणा, 33 का 3 से गुणा 99, 11 का भाग देने पर 11 कट गया, 8 और 3 बचेगा, 24 का 4 से गुणा, 8 या 24 है ना, 24 का 4 से गुणा, देखो यहां पर गड़बड़ कर दी हमने, वापस गौर कीजिए, 11 जब कट गया तो 8 या 24, 24 का 4 से गुणा, 24 चौक 96 हो गया है ना, देखिए कैलकुलेशन चेक करने का फायदा मिल गया। 3 को हटाते हुए 11 8 का गुणा 88। चलिए इस गणना को आप करेंगे तो पोजीशन हो गई 8 9 17 और 6 23, हासिल लगा 2 और 8 10 और 18 28, बटे में इनका गुणा 11 तिया 33, 8 तिया 24, 24 और 33 का गुणा कर रहे हैं तो 24 तिया 72, हासिल लगा 7 72 और 7 79। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा सर, हमारा जो आंसर रहा 283 अनुपात 792 नहीं होगा सर, उसमें से 283 मुझे कम करना होगा, और इसका लॉजिक मैं बता चुका हूं कि ये ऊपर का हिस्सा जो है आपका लोहा है, और यहां पर ये हिस्सा क्या हो गया कुल है, तो ये जो अनुपात आ रहा है 283 अनुपात 792 ये लोहे का कुल के साथ में है, जबकि मुझे लोहे का जस्ते के साथ में चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहा, 283 अनुपात, घटाने पर 9 और 3 12 हासिल 1, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर 5। चलिए सर इस कैलकुलेशन को एक बार फाइनली और आप देख लेना सर, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उत्तर यही आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के रूप में, गौर कीजिए। मिश्रण ए में देखो, एक मिश्रण की बात कर रहा है, मिश्रण ए, उसमें लोहा है, तांबा है और जस्ता है, 3 4 5 का अनुपात है, लोहे तांबे जस्ते का अनुपात 3 4 5 है। मिश्रण बी में केवल तांबा जस्ता है, 3 अनुपात 7 है, और प्रश्न कह रहा है इनकी समान मात्राएं ली जाती है और बनाए जाने वाले मिश्रण में लोहे तांबे जस्ते का अनुपात कितना है। अब ध्यान दीजिए सर, समान मात्राएं लेने का मतलब है अनुपातों का योग समान कर देना, ऐसा हम कर लें, ठीक है, अनुपातों का योग। देखिए पहले जो मिश्रण की बात कर रहे हैं, मिश्रण ए, उसमें लोहा, तांबा और जस्ता, ठीक है, ये अनुपात 3 4 5 का है, और जो दूसरा मिश्रण हमारा है उसमें केवल तांबा और जस्ता है, 3 और 7 है। अब देखो जब समान मात्राएं कहता है ना, तो समान मात्राओं का मतलब क्या है, अनुपातों के योग का समान होना, और आप देख पा रहे हैं 5 4 9 और 3, ऊपर तो 12 है नीचे 10 है, इनका योग 12 बना मिश्रण ए में, योग की बात कर रहा हूं, और मिश्रण बी के अंदर योग आपका कितना बना, योग आपका बना 10, ठीक है। अब मुझे बताइए इनका एलसीएम क्या बनता है, 12 और 10, इनको योग एलसीएम 60 बनता है, तो इसका मतलब क्या है कि 12 वाले को आप क्या कर रहे हैं, 5 से गुणा कर रहे हैं, यानी इन तीनों आंकड़ों को आप क्या करने वाले हैं, 5 से गुणा करेंगे, और इनको 60 बनाने के लिए देखिए 10 अभी योग है, और योग 10 को 60 में कन्वर्ट करना है, यानी 6 का गुणा आप इसको करेंगे। जब समान मात्राएं करते हैं तो अनुपातों का योग बराबर कर लिया जाए, तो 5 का गुणा करने पर 5 और 3 का गुणा 15, 5 और 4 का गुणा 20, 5 और 5 का गुणा 25, 6 का गुणा करते हुए यहाँ पर 6 और 3 का गुणा 18 यहाँ नहीं है, और 6 और 7 का गुणा 42, ठीक है। तो अपने प्रश्न का आंसर आ गया सर, ठीक है। ध्यान दीजिए ये पहला हिस्सा आपका लोहा था तो 15 एज इट इज रहा, दूसरा हिस्सा हमारा तांबे का था, 20 और 18 जोड़ते हुए 38 हो गया, और तीसरा हिस्सा हमारा जस्ता था,
और 6 और 7 जोड़ते हुए 67 हो गया। तो ये आपके प्रश्न का आंसर है, अगर कटे तो काट लेना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या पिछला प्रश्न इस पैटर्न से नहीं हो सकता था क्या? बिल्कुल 100% पिछला प्रश्न भी आप इसी पैटर्न से कर सकते थे सर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, वापस से ध्यान दीजिए। 60 लीटर दूध, अब थोड़ा सा प्रश्न का और पैटर्न चेंज हो रहा है। 60 लीटर दूध की बात कर रहा है, दूध पानी के मिश्रण में, ना एक मिश्रण है 60 लीटर दूध पानी, दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। ध्यान दीजिए, मैं यहां से 60 लीटर की बात कर रहा हूं, इसके दो घटक हैं, दो कंपोनेंट हैं, एक दूध है दूसरा पानी है, यह अनुपात 7:5 है। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि इसका बंटवारा करना चाहता हूं कि 60 लीटर में दूध कितना है, 60 लीटर में पानी कितना है, उसका बंटवारे की बात कर रहा हूं। तो चलिए बताइए, दूध के लिए क्या करूंगा, 60 बटा टोटल 12 है ना, बंटवारे के प्रश्न आपकी जानकारी में होंगे। तो 60 अनुपातों के योग 12 के बराबर, और दूध का मतलब 7, 12 के पहाड़ से काट लेते हैं 5 बार, तो दूध कितना है, 35 है। और अगर 60 लीटर में से अगर 35 लीटर दूध है तो पानी कितना हो गया, आप इसको घटा सकते हैं, 60 में से 35 लीटर दूध को कम करेंगे तो पानी आपका 25 हो गया। तो ये कुल मिलाकर के प्रारंभिक स्थिति आपकी बनी है। वापस से ध्यान देना, हम लोगों ने 60 लीटर को बंटवारा कर दिया 7:5 के अनुपात में, पता लगा दूध 35 पानी 25 है। प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें कितने लीटर पानी मिलाना होगा, ठीक है, कि अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:13 हो जाए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो इसके बाद हम ऑप्शन को ट्राई करें, और या इस प्रकार से कितना दूध मिलाना होगा, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो 35 लीटर दूध में x लीटर दूध मिलाने की बात कर रहा हूं, सॉरी इसमें कितना पानी मिलाने की बात कर रहा है। ओके सर, तो अभी जो है दूध पहले 35 था, अब भी 35 है सर, तो दूध में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है। पानी को मिलाने की बात कर रहा है, तो पानी में 25 में x को मिलाने की बात कर रहा हूं। पानी 25 से x मिला दिया और आपका अनुपात क्या हो गया सर, 7:13, 7/13। चलिए सर वज्र गुणा करते हुए 25 का 7 से गुणा 175, 7 का x से गुणा 7x, 35 और 13 का गुणा की बात कर रहा हूँ, 35 3 105, हाथ से लगा 10, 35 और 10 हो गया 45, 175 को उधर ले जाएं घटाएं, तो 7x बराबर, घटाने पर 5 में से 5 गया 0, 8 और 7 15, हासिल 1 280। तो हमारा आंसर क्या हो गया सर, 280/7, 7 चौक 28 0, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। यानी 40 लीटर पानी को मिलाना होगा। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है, उसको वापस से बात कर रहा हूं। दूध पानी में बंटवारे करने की हम बात कर रहे हैं सर, 7:5 के अनुपात से हमने बंटवारा कर लिया, और बंटवारा करने के बाद में प्रश्न कहा कितना पानी मिलाना है, तो दूध की मात्रा 35 एज इट इज रखते हुए, पानी जो 25 था उसमें x को मिलाते हुए 7:13 का अनुपात हल करते हुए हमने x का मान ले लिया। और या फिर इस स्थान के बाद में, यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, इस स्थान के बाद में हम 1 बाय 1 ऑप्शन को ट्राई करते हुए भी अपना उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए हमारा प्रश्न 40 लीटर अम्ल पानी के मिश्रण में, 40 लीटर अम्ल पानी का मिश्रण है, ये आपका वॉल्यूम है टोटल, एसिड और उसमें वाटर मिला हुआ है, अनुपात कितना है, 3:5 है। इसमें कितने लीटर अम्ल मिलाना होगा, एसिड को मिलाने की बात कर रहा है कि परिणामी मिश्रण में अम्ल पानी का अनुपात क्या हो जाए, 5:3 हो जाए। तो कुल मिलाकर के देखिए सबसे पहला काम, 40 लीटर आपके पास में है, इसके दो घटक हैं, एक घटक हमारा अम्ल एसिड और दूसरा जो है वो पानी है। प्रश्न के आधार पर अम्ल पानी का अनुपात 3:5 है, ठीक है। तो मैं अम्ल की मात्रा निकालना चाहता हूं। देखिए 40 टोटल वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, अनुपातों के योग 8 के बराबर हो गया, क्योंकि इसमें 3 हिस्सा अम्ल भी है और 40 लीटर में 5 हिस्सा पानी भी है। तो 40 8 के बराबर, और अम्ल के लिए 3 का गुणा, 8 का पहाड़ लगाता हूं 5 बार, 5 और 3 का गुणा कितना हो गया सर, 15। अगर अम्ल 15 है तो पानी कितना हुआ, 25। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति की बात प्रश्न करता है। अब देखिए सर, इसके बाद या तो हम ऑप्शन की बात कर लें और या समीकरण बनाने की बात कर लें। प्रश्न कह रहा है कितना लीटर अम्ल मिलाना होगा, तो अम्ल को मिलाने की बात कर रहे हैं। तो 15 लीटर अम्ल है और उसमें x लीटर अम्ल को मिलाना है, पानी 25 का 25 रहा, और अब अनुपात 5:3 का हो गया, 5/3 हो गया। उम्मीद करता हूं कि दिमाग में ये चीज आई होगी सर, कैसे आप कर रहे हैं। अम्ल को मिलाना है तो इसलिए अम्ल में x जोड़ा, अगर पानी को मिलाना होता तो पानी में x जोड़ते, अगर पानी का वाष्पीकरण होता, भाप बना करके उड़ाना होता, तो पानी 25 में से x माइनस करते, ठीक है ना, इसको ध्यान देना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
15 और 3 का गुणा 45, 3x, 25 और 5 का गुणा 75। ठीक है, 45 को पक्षांतर करें, उधर ले जाएं, घटाएं, तो 3x बराबर 75 में से 45 गया 30 हो गया, और यहां से अपने प्रश्न का आंसर बन गया x बराबर 3 का भाग देते हुए 10 लीटर। ठीक है ना, तो कितना अम्ल मिलाना होगा? 10 लीटर आपका अम्ल आपको मिलाना होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक टेढ़ा प्रश्न है ना, लेकिन हम उस टेढ़े प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से 2 पंक्तियों के अंदर करना चाहेंगे। अगर आप देखना सर किताबों में अगर इसको x मान करके किया हो, है ना, x लेकर के, तो हमारे पास में लगभग 1 पेज की कैलकुलेशन का आपका एक प्रश्न होता है, जिसको हम लोग बहुत आसानी से करने वाले हैं। इसको ध्यान देना। प्रश्न हमारा कह रहा है 40 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, उसमें दूध पानी का अनुपात 5:3 है। प्रश्न कह रहा है इसमें से कितने लीटर मिश्रण को निकाल करके, देखो अभी तक केवल मिलाना था आपको, लेकिन अब कह रहा है इसमें से कितना लीटर मिश्रण निकालूंगा, क्योंकि मिश्रण आपके पास में है जिसमें दूध भी है पानी भी है, उसको निकालना है और उतना ही पानी मिलाना है। जब निकलेगा तो केवल पानी नहीं निकलेगा, निकलेगा तो दूध केवल नहीं निकलेगा, दूध और पानी का जो मिश्रण है, आप कितना लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं और उतना ही पानी मिला रहे हैं कि दूध पानी का अनुपात क्या बन जाए? 3:5 हो जाए। तो देखिए इसको लिखने का तरीका आपका क्या रहने वाला है सर, उसको ध्यान देना। 5:3, 5:3 को मुझे लिखना होगा 5/8। 5:3 के लिए आप क्या लिख रहे हैं सर? 5/8 के रूप में आप लिख रहे हैं। इसी क्रम में 3:5 को आप क्या लिख रहे हैं? इसको लिखेंगे 3/8। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब देखिए सर, इसको हल करने का जो तरीका आपका रहने वाला है वो क्या रहेगा? तिरछा गुणा ये वाला 40, ठीक है, 40 माइनस ये वाला तिरछा गुणा 24। पहले ये तिरछा गुणा हो गया सर 8 और 5 का गुणा 40, फिर ये वाला तिरछा गुणा हो गया 3 और 8 का गुणा 24। जो पहला वाला हिस्सा था आपका 40, वही पहले वाला हिस्सा 40 यहां नीचे लिखा जाएगा, गुणा कुल मात्रा। ये ध्यान दीजिए सर कैसा किया हम लोगों ने भाई, 5:3 को 5/8 के रूप में, 3:5 को हम लोगों ने 3/8 के रूप में लिख दिया, तिरछा गुणा किया 5 और 8 का गुणा 40, जो 40 था पहले नंबर पर उसी को आपने भाग दिया। दूसरा क्रम 3 और 8 का गुणा 24 और कुल मात्रा से गुणा करेंगे, तो 40 और 24 का गुणा घटाने पर 16, 40 में से 24 गया 16 बटे में 40, और कुल मात्रा कितनी है? कुल मात्रा आपकी 40 है। ये 40 से 40 आपका कट गया सर, तो कुल मिलाकर के आपकी स्थिति क्या बन गई? 16 लीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, यानी 16 लीटर मिश्रण को निकालना है और 16 लीटर उसके स्थान पर पानी को मिलाना है। ये बड़ा खतरनाक सा प्रश्न है सर, लेकिन कम स्थितियों के अंदर परीक्षाओं में आता है, लेकिन आएगा तो निश्चित रूप से आप करने की स्थिति में रहेंगे। चलिए एक प्रश्न प्रैक्टिस के लिए लेते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा इस प्रकार से, 60 लीटर दूध पानी में दूध पानी का अनुपात 7:5 है, इसमें से कितने लीटर मिश्रण को निकालना है और उतना ही पानी मिलाना है कि अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या बन जाए? 2:3 बन जाए। तो देखिए इसको सीधा तरीका मैंने कहा, प्रश्न ने कहा कितना मिश्रण निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए। जब इस प्रकार की लैंग्वेज है, इस प्रकार का पैटर्न है, तो देखिए 7:5 को हम 7 और बटे में क्या लिखना है? 12। 2:3 को हमें क्या लिखना है? 2 जोड़ते हुए 5। कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए गुणा करना है, पहले ये गुणा करना है, 7 और 5 का गुणा 35, वही 35 नीचे भी लिखा जाएगा, गुणा, अब दूसरा गुणा 12 और 2 का गुणा 24, गुणा कुल मात्रा। चलिए देखते हैं, 35 में से 24 चला गया तो 11/35 और कुल मात्रा है आपकी 60। भाग लगाने पर 5 और 7 35, 5 का पहाड़ा 12 बार, 12 11 का गुणा 132/7, तो 7 एकम 7, 6 2 62 हो गया, 7 8 56, 4 बज गया, तो 18 सही 4/7 लीटर। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया सर? उत्तर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग के अंदर ये प्रश्न आ गया होगा, कितना लीटर मिश्रण निकालना और उतना ही पानी मिलाना। जब इस प्रकार की लैंग्वेज है तो आप बहुत शॉर्ट के अंदर इस काम को ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास के अंदर
जो प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए वो निश्चित रूप से आपको समझ में आए होंगे और निश्चित रूप से आपके लिए 100% ये सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं परीक्षाओं के लिए। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।